क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे पायस जैन का संबंध किस खेल से है? 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारे JK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, यानी कि कल ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 अक्टूबर। और पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? पुलिस कर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए यह पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। और दोस्तों यह दिवस मनाने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें चीन देश की साफ गद्दारी भी नजर पड़ती है। देखो क्या हुआ था कि यह दिन 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। घटना क्या हुई थी कि CRPF और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्ती दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया था। और इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में भारी हथियारों के साथ आए चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। और इस लड़ाई में CRPF के 10 जवान देश की रक्षा करने में शहीद हो गए थे। उनकी याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्लियर? ओके। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? यह 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा राज्य। और 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मीडिया के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। और यहां पर पढ़ सकते हैं यह 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित किया जाएगा गोवा राज्य में। कब आयोजित किया जाएगा? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। और यह हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। और विश्व भर की श्रेष्ठ समकालीन और क्लासिक फिल्मों के एक कॉलाज का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया जाएगा। और महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक मीडिया कर्मी ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस इमेज को पढ़िए, क्या लिखा है? 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया जाएगा। 20 नवंबर को स्टार्ट होगा, 28 नवंबर तक चलेगा। ओके। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे पायस जैन का संबंध किस खेल से है? हाल ही में सुर्खियों में रहे पायस जैन का संबंध टेबल टेनिस से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेबल टेनिस। और पायस जैन को इमेज में आप देख सकते हैं, भारत के एक जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर है। पायस जैन लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण दुनिया के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आया है सामने कि पायस जैन लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण दुनिया के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। कांग्रेचुलेशन पायस जैन को। और वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्या?
यह शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो पहले कौन थे? पहले थे मानव ठक्कर। इमेज में आप देख सकते हैं। पायस जैन से पहले यह उपलब्धि मानव ठक्कर ने हासिल की थी, जो जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हुए थे। कौन? मानव ठक्कर। और सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि हाल ही में सुर्खियों में रहे पायस जैन और मानव ठक्कर का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हाथ में एक छोटी सी बैट है और जिसकी मदद से हम टेबल टेनिस खेल सकते हैं। मुझे भी थोड़ी थोड़ी टेबल टेनिस आती है। ओके, चौथा क्वेश्चन, भारत ने कब तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? हमारी भारत सरकार ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 2030। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो याद रखो, हाल ही में हमारे नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह। और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के अध्यक्ष भी है RK सिंह। उन्होंने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के अभिग्रहण में विगत दशक में महत्वपूर्ण गति आई है। और दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि RK सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष भी है RK सिंह। उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट का जो लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा का, वो हम पा सकेंगे। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा में श्री RK सिंह ने कहा है कि यह ऊर्जा क्षेत्र को तेजी से कार्बन रहित बनाने के लिए सौर ऊर्जा राष्ट्रों के लिए अत्यधिक व्यवहारिक विकल्प है। पांचवा क्वेश्चन, किसने देश भर में 100 संरक्षित मंदिर और स्मारकों को तिरंगे के रंग में रोशन करने की योजना बनाई है? क्या बात है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण योजना इसीलिए बनाई गई है क्योंकि दोस्तों कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिन में हम कोविड वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे। और इसीलिए हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश भर में 100 संरक्षित मंदिर और स्मारकों को तिरंगे के रंग में रोशन करने की योजना बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI की इस योजना का मकसद कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य पेशेवरों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों, वैक्सीन निर्माताओं और नागरिकों को सम्मान देना है। और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तय किया है कि 100 ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों को तिरंगे के रंग से रंगा जाएगा और वो भी रोशनी से। तो भारत में 100 करोड़ कोविड-19 डोज की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक महत्व की नगरी सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल सुरंग टीला को रोशनी से सजाया गया है। इसी ही तरह दोस्तों 100 ऐसे स्थानों को सजाया जाएगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? चीन के शहर पेइचिंग में यह दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन संपन्न हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेइचिंग। और भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया है। पेइचिंग में आयोजित इस सम्मेलन में हमारे भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया है। और पेइचिंग में हाल ही में संपन्न दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन में भारत ने अपना यह विरोध दर्ज कराया है। और जब विरोध दर्ज कराया प्रियंका सोहोनी ने, तो क्या हुआ देखिए, सम्मेलन में भाग ले रही प्रतिनिधि चीन में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रियंका सोहोनी का माइक ठीक उसी समय बंद हो गया जब वह इन परियोजनाओं पर भारत की आपत्ति दर्ज करा रही थी। दोस्तों, यहां हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि चीन को देखिए दोस्तों, उनकी अपनी जो कूटनीति है वो यहां साफ तौर पर नजर आती है
कि सम्मेलन में भाग ले रही प्रतिनिधि चीन में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रियंका सोहोनी का माइक ठीक उसी समय बंद हो गया जब वह इन परियोजनाओं पर भारत की आपत्ति दर्ज करा रही थी। और यह सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक पेइचिंग में आयोजित किया गया। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में यह राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के जज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। और यह इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन की बात करूं तो इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण करीब 93 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और विश्राम सदन कैंसर रोगियों के साथ आने वाले परिचारकों को वातानुकूलित आवास की सुविधा भी प्रदान करेगा। और यहाँ दोस्तों हमें यह महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी है वो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इसी तरह के कुछ सामाजिक लाभ के कार्य भी करती है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए परियोजना निगरानी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में यह सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए परियोजना निगरानी पोर्टल का शुभारंभ हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए परियोजना निगरानी पोर्टल का शुभारंभ किया। और यह पोर्टल परियोजनाओं की शुरुआत से लेकर उनके पूरा होने तक की निगरानी करेगा और उत्पादकता और पारदर्शिता बढ़ाने तथा सेना के ढांचागत सुधार के लिए सैन्य अभियंता सेवाएं 9 अन्य ई गवर्नेंस योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में है। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य का 3 दिवसीय दौरा किया? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में बिहार राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और राष्ट्रपति ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लिया। क्या हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लिया? और श्री रामनाथ कोविंद ने शतवार्षिकी स्मारक मीनार की आधारशिला भी रखी तथा विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष का पौधारोपण भी किया। 10वां क्वेश्चन, नेब्रास्काई डिस्क क्या है? हाल ही में सुर्खियों में आई यह नेब्रास्काई डिस्क क्या है? यह आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा है। क्या? आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा है जिसका नाम है नेब्रास्काई डिस्क। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और नेब्रास्काई डिस्क को इमेज में आप देख सकते हैं, तकरीबन 3600 साल पुराना यह नक्शा है। कितने? 3600 वर्ष पुराना यह नक्शा नाम है नेब्रास्काई डिस्क, जिसका मीनिंग होता है आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा। पूरी घटना क्या है वो मैं आपको बताऊं तो ब्रिटिश संग्रहालय जल्द ही एक प्रमुख प्रदर्शनी में आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा प्रदर्शित करेगा, जो इमेज में आप देख सकते हो। और विशेषज्ञों के मुताबिक नेब्रास्काई डिस्क नामक इस डिस्क नुमा नक्शे को लगभग 3600 वर्ष पूर्व जर्मनी में नेब्रा नामक स्थान पर 2 तलवारों, कुल्हाड़ियों, 2 सर्पिल आर्मर रिंग्स और एक कांस्य छेनी के साथ दफनाया गया था। और इमेज में आप देख सकते हैं क्या? 2 तलवारों, कुल्हाड़ियों, 2 सर्पिल आर्मर रिंग्स और एक कांस्य छेनी के साथ दफनाया गया था। और नेब्रास्काई डिस्क का मूल्य लगभग $11 मिलियन है। क्या? यह नेब्रास्काई डिस्क का मूल्य कितना है? $11 मिलियन है। और इस नक्शे की खोज वर्ष 1999 में की गई थी और तकरीबन 30 सेमी व्यास वाली इस डिस्क को कांस्य युग की अन्य वस्तुओं के साथ खोजा गया था। ओके, 11वां क्वेश्चन, हाल ही में
वर्षा से जुड़ी घटनाओं के कारण किस राज्य में 52 लोगों की मौत हो गई? इमेज में आप देख सकते हैं वर्षा से जुड़ी घटनाओं के कारण उत्तराखंड राज्य में तकरीबन 52 लोगों की मौत हो गई। बहुत से लोग लापता भी हो चुके हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और कुछ दिन पहले केरल राज्य में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, यानी कि भारी बारिश हुई थी। और हाल ही में दोस्तों यह भारी बारिश के कारण बहुत से लोगों की जानें चली गई है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। और कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से मलबे में दबे 6 और शव निकाले गए। और नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत हुई है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से 1300 से अधिक लोगों को बचाया है। और बल ने अपनी बचाव टीमों की संख्या 15 से बढ़ाकर 17 कर दी है। और जब यह भारी बारिश हुई है उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इमेज में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। लेकिन सर सैयद अहमद खान करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि 17 अक्टूबर 2021 को देश भर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 204वीं जन्म जयंती मनाई गई। और सर सैयद अहमद खान का जन्म वर्ष 1817 में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो मुगल दरबार के करीब था। और सर सैयद अहमद खान कई प्रतिभाओं के धनी थे, यानी कि एक जाने माने सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और इतिहासकार थे सर सैयद अहमद खान। और वर्ष 1857 के विद्रोह से पहले वह ब्रिटिश प्रशासन की सेवा में कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो दोस्तों याद रख लो कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किताब के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खान। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि एनआरडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एनआरडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अमित रस्तोगी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित रस्तोगी। इमेज में आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना में 34 वर्ष की सेवा काल के बाद कॉमोडोर अमित रस्तोगी हाल ही में सेवानिवृत्त है। अमित रस्तोगी को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि एनआरडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों, आविष्कारों, पेटेंट और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, विकसित करना तथा उनका व्यावसायीकरण करना है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हाल ही में सुर्खियों में आई यह चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध तलवारबाजी से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तलवारबाजी। और भारत देश की एक जाने मानी तलवारबाज है जिसका नाम है भवानी देवी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है मनीषा सरवैया। उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग भी कहते हैं। हितेश राठवा, नीलेश पाटनवाड़िया, अलका मौर्य, प्रवीण शाक्य, जयंती एस मावे, मानसी प्रजापति, गोपाल मकवाना, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। CJ राठौड़, जल्पा परमार, रोशनी प्रजापति, HR हंसा, राकेश गामित, किंजल प्रजापति, हितेश परमार और दामाद छगन, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सोहा ठाकुर, किंजल चावड़ा, अनिल कुमार बोडत, वीरेंद्र सोलंकी, वसावा भूपेंद्र, ड्रीमवर्दी, CRPF,
FA कुरैशी। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कर्टिस कैम्फर निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज है? और कर्टिस कैम्फर उन्होंने कौन सा कारनामा कर दिखाया है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कर्टिस कैम्फर निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज है? सही देश का नाम चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।